नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। नमस्कार, स्वागत है आपका टोटल हेल्थ में। मैं हूं किरण भारद्वाज। अमूमन होता यह है कि आपको मामूली सा जुकाम होने पर भी लोग आपको ये सलाह देने लगते हैं कि उसके लिए क्या करना चाहिए। अभी ज़रा दिन पहले मुझे भी जुकाम हुआ था, ऐसा कहकर आपको बड़े सारे नुस्खे बताए जाते हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनके साथ कोई ना कोई स्टिग्मा जुड़ा रहता है। मिर्गी यानी एपिलेप्सी एक ऐसी ही अवस्था है जिसके बारे में विशेषज्ञों का ये कहना है कि आप अपने मन से, यानी हम सब अपने मन से ये भ्रम निकाल दें, ये मिथ निकाल दें कि ये कोई मानसिक रोग है। दरअसल ये मस्तिष्क का रोग है। जैसे शरीर के रोग होते हैं उसी तरह से एक मस्तिष्क का रोग है जिसे दूर किया जा सकता है। अगर आप इंटरनेट पे जाएं और आप अगर उस पर लिखें कि किन किन महान हस्तियों को या बड़ी हस्तियों को ये रोग हुआ है, तो वो लिस्ट यानी वो सूची चौंकाने वाली है। उसमें लेखक हैं, उसमें संगीतज्ञ हैं, उसमें नेता हैं, उसमें हर प्रकार के लोग हैं। लेकिन फिर भी बहुत से लोगों के मन में ये बात फिर भी रहती है कि शायद मिर्गी एक सामाजिक अभिशाप होने के साथ साथ एक ऐसी अवस्था है जिसके साथ जीना बहुत मुश्किल है। लेकिन विशेषज्ञों ने हमें यह बताया है और आज मेडिकल साइंस के माध्यम से मिर्गी यानी एपिलेप्सी के साथ जीना बहुत आसान है। कैसे, आज बहुत विस्तार से समझेंगे हम टोटल हेल्थ में। क्योंकि अगर बात करें मिर्गी से संबंधित आंकड़ों की, तो वो ये कहते हैं कि अगर भारत की बात की जाए तो हर 100 लोगों में से लगभग 5 लोगों को मिर्गी का रोग होता है और कुल मामलों में से लगभग 1% बच्चे होते हैं। मिर्गी रोग क्या है, क्यों उत्पन्न होता है और कैसे मस्तिष्क को प्रभावित करता है, आइए जानते हैं इस पैकेज के माध्यम से। मिर्गी मस्तिष्क में होने वाला एक रोग। मिर्गी, जिसे एपिलेप्सी के नाम से भी जाना जाता है। मिर्गी का मूल कारण स्पष्ट नहीं है और इसीलिए इस बीमारी को लेकर कई अवधारणाएं मौजूद हैं। कुछ लोग इसे भूत प्रेत या ऊपरी हवा का प्रभाव मानते हैं। वहीं मिर्गी के रोगी को जूता सुंघाने या उसके मुंह में चम्मच डालना भी प्रचलित है। हालांकि इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। मिर्गी एक ऐसी विकृति है जिसमें मस्तिष्क में अचानक व अस्थायी बदलाव होने लगते हैं। एक सामान्य मस्तिष्क में न्यूरॉन्स होते हैं। इन न्यूरॉन्स का कार्य मस्तिष्क में संकेत पहुंचाना होता है। ये न्यूरॉन्स लगातार कार्य करते हैं और संकेत एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते रहते हैं। सामान्य अवस्था में हमारे मस्तिष्क में कोशिकाएं एक दूसरे से आपस में रसायन द्वारा और विद्युत की तरंगों से संपर्क बनाए रखती हैं। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। यदि किसी कारणवश इन विद्युतीय तरंगों की गति बढ़ जाए तो व्यक्ति को झटके लगने लगते हैं। कुछ ऐसा ही होता है मिर्गी रोग से ग्रस्त होने पर। मिर्गी का प्रभाव होने पर रोगी को असामान्य झटके या शरीर में ऐंठन होना, अंगों का शून्य पड़ जाना, स्मरण शक्ति कम हो जाना, व्यक्ति का मूर्छित हो जाना, जीभ कट जाना, दांत किटकिटाना और मुंह से झाग निकलना जैसे लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर या मिर्गी रोग से ग्रस्त होने पर जरूरी ये है कि इन लक्षणों से घबराने में समय नष्ट न किया जाए, बल्कि सही तरह से इलाज करवाया जाए। आजकल मिर्गी की जांच के लिए वीडियो ईईजी जैसी कई नई तकनीकें मौजूद हैं, जिनसे रोग का पता आसानी से लगाया जा सकता है। सही समय पर सही इलाज द्वारा मिर्गी को ठीक किया जा सकता है। टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज। एक अनुमान के मुताबिक भारत में करीब 1 करोड़ रोगी मिर्गी के हैं और दुनिया भर में यह आंकड़ा 5 करोड़ के लगभग है। लेकिन साथ ही एक दुखद पहलू यह भी है कि ये माना जाता है कि लगभग 3.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें इसका समुचित इलाज नहीं मिल पाता। जावेद अख्तर कहते हैं कि ये तसल्ली है कि हैं नाशाद सब, मैं अकेला ही नहीं बर्बाद सब। कोई भी अवस्था, कोई भी बीमारी ऐसी नहीं होती कि हमें उस जैसा कोई और ना मिले। तो बहुत लोग हैं ऐसे और इस अवस्था को समझना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ विशेषज्ञ ही हमें सही तौर पर बता सकते हैं कि दरअसल ऐसी अवस्था होने पर क्या करना चाहिए और अगर इलाज है तो कितनी तरह का इलाज उपलब्ध है।
जी हाँ, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में विशेषज्ञों का एक खास पैनल मौजूद है। तो आइए सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी, एडिशनल प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से। नमस्ते। नमस्ते। हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में डॉक्टर सुवासिनी शर्मा, आप कंसल्टेंट पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी, कलावती सरन चिल्ड्रंस हॉस्पिटल से। नमस्ते। और सर्जरी के पहलू पर हमारे को विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर पी शरद चंद्र, आप एडिशनल प्रोफेसर हैं, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो सर्जरी, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से। नमस्ते। आप सभी का स्वागत है स्टूडियो में। और जब भी मिर्गी रोग के विषय में बात आती है तो विशेषज्ञों का ये कहना है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इसके विषय में जानकारी नहीं है, जानकारी का अभाव है, और शायद यही कारण है कि कहीं ना कहीं चूक हो जाती है सही इलाज मिलने में। बहुत ज़रूरी है कि इस विषय पर आप जानकारी लें और ये जानें कि दरअसल रोग क्या है। इस विषय से जुड़े अगर आपके भी कोई सवाल हैं या फिर कोई समस्या, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 23387031 23387031। अगर आप दिल्ली के बाहर से कॉल कर रहे हैं तो इस नंबर से पहले 011 का STD कोड लगाएं, और देश के बाहर से कॉल करने वाले व्यूअर्स 9111 का SD कोड डायल करें। आपसे अनुरोध करेंगे कि जिस समय आप हमारे विशेषज्ञों से बात कर रहे हो अपने टीवी की आवाज़ कम रखें और संक्षिप्त सवाल पूछें। फ़ोन कॉल्स के अलावा आप अपने प्रश्न ईमेल के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है totalhealth@dd.nic.in। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी, आपसे समझने की कोशिश करें, जब आंकड़ों की बात आती है लगभग 1 करोड़ रोगी भारत में और दुनिया भर में 5 करोड़, किसी भी बीमारी के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो कई दफ़ा उसको समझने के लिए, उसका प्रेवलेंस समझने के लिए ये भी बात आती है कि वो क्या देश के किसी खास हिस्से में ज़्यादा होती है या किसी खास वर्ग में ज़्यादा होती है, महिलाओं में या पुरुषों में। मिर्गी की अगर हम बात करें तो इसका प्रेवलेंस किस तरह का है? अगर देखा जाए तो अनुमान है कि मिर्गी एक बहुत आम बीमारी है। ज़्यादातर जो स्टडीज़ हुई हैं उनमें दिखाया गया है कि जो अर्बन एरियाज़ हैं उसमें लगभग 1 से 3 आउट ऑफ 100 विल हैव एपिलेप्सी, और जो रूरल एरियाज़ हैं उसमें ज़्यादा हो जाती है, ये 3 से 5 या 8 तक इन एवरी 100। ये कोई भी उम्र में कभी भी हो सकती है, कभी भी उत्पन्न हो सकती है मिर्गी। पर अमूमन इसके 2 जो एजेस होते हैं, बच्चों में और थोड़े वृद्ध लोगों में, उनमें ज़्यादा पाई जाती है विदेशों में। हमारे देश में हमने देखा है कि हर उम्र के कैटेगरी को ये इफेक्ट करती है, सेम ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप में। बच्चों में थोड़ी ज़्यादा है, पर मिडिल एज में भी हमारे देश में ऐसे कारण हैं मिर्गी के उत्पन्न होने के कि मिडिल एज में जो प्रोडक्टिव एज होती है उसमें भी ये लोगों को इफेक्ट करती है। जी, कारण क्या है उस पर भी विस्तार से बात करेंगे। डॉक्टर सुवासिनी, आपसे जाने, बच्चों की अगर बात करें, जैसा डॉक्टर त्रिपाठी कह रही हैं कि बच्चों में ज़्यादा है, क्या फ़र्क रहता है बच्चों में जो मिर्गी होती है और बड़ों से अगर उसकी तुलना की जाए, फ़र्क क्या है? कुछ इम्पॉर्टेंट फ़र्क हैं। एक तो पहली बात कि बच्चों में थोड़ी ज़्यादा कॉमन है मिर्गी अडल्ट्स के मुकाबले, क्योंकि बच्चों का जो विकास, दिमागी विकास चल रहा होता है, उस टाइम पे कोई भी बच्चों को प्रॉब्लम हो, जैसे जन्म के टाइम अगर बच्चा ना रोए, उसको ऑक्सीजन की कमी हो, या उसको दिमागी बुखार आए, या सर पे चोट आए, ऐसी कोई भी दिक्कत हो, तो बच्चों को मिर्गी डेवलप करने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं कंपेयर टू अडल्ट्स, क्योंकि बच्चों का दिमाग विकसित स्टेज में होता है। दूसरा ये डिफरेंस है कि बच्चों में ये अच्छी बात भी ये है कि बच्चे जनरली आउटग्रो भी कर जाते हैं एपिलेप्सी बड़ों के मुकाबले, क्योंकि उनका ब्रेन जैसे जैसे डेवलप करता है उनकी एपिलेप्सी के जो रोग है वो कम होता जाता है। तो कई बारी बच्चों में इतना लंबा ट्रीटमेंट नहीं देना पड़ता जितना बड़ों में देना पड़ता है। तीसरा ये है कि कुछ दौरे फ़र्क होते हैं जो केवल बच्चों में पाए जाते हैं, जो बड़ों में नहीं पाए जाते। कुछ अलग तरह के दौरे, जो दौरे हमने टीवी पे देखे थे वो तो मेजर दौरे हैं, बट कहीं और तरह के दौरे हैं जो बच्चों में ज़्यादा कॉमन हैं। अच्छा, डॉक्टर शरद चंद्र, आपसे ये समझने की कोशिश करें, ये तो हमें पता चला कि लगभग सभी को कभी भी हो सकती है। एक बात ये कि अगर इसकी सीवियरिटी की अगर बात करें तो किन में ये ज़्यादा होती है या पाई जाती है? सीवियरिटी तो किसी में भी हो सकता है, कोई एज ग्रुप में भी हो सकता है, लेकिन एक सेक्शन है जिसको हम इंट्रैक्टेबल एपिलेप्सी बोलते हैं। अब साइंटिफिक स्टडीज़ ने ये दिखाया कि इंट्रैक्टेबल एपिलेप्सी बहुत ही अर्ली स्टेज में ही डिटेक्ट हो सकती है। ये हो सकता है कि कुछ बायोलॉजिकल मेकअप ऑफ ब्रेन पेशेंट्स में ऐसा है कि ये राइट फ्रॉम बिगिनिंग ये इंट्रैक्टेबल एपिलेप्सी के लिए मतलब ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाती है। और स्टडीज़ ने ये भी दिखाया कि ना ही ये बहुत ही अर्ली हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा मतलब पहले ड्रग से ही इनका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है।
तो जब पहले ड्रग ही देते हैं कुछ मंथ के कुछ महीनों के बाद दोबारा एक और दौरे पड़ जाती हैं जी। और ये काफ़ी अर्ली डिटेक्ट हो सकती है। दूसरी बात ये भी दिखाया गया कि अगर हमें इनको 2 ड्रग्स दिया, दो ड्रग से ये कंट्रोल नहीं हो पा रही है, तो तीसरे ड्रग का इसको कंट्रोल करना लेस देन 5% चांस हो जाती है। तो इसका मतलब ये निकला है कि अगर अभी हमारे मार्केट में 20 ड्रग्स अवेलेबल हैं, तो अगर हमें 3 ड्रग से अगर ये कंट्रोल नहीं हुआ तो ये इंट्रैक्टेबल एपिलेप्सी है और इसको हमें और कुछ इन्वेस्टिगेशन करके अगर और कोई ट्रीटमेंट है जैसे सर्जरी करना है, इसके लिए इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। जी। डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी, कारणों के बारे में बताएं कि किस तरह से एक तो एपिलेप्सी क्यों उत्पन्न होती है और क्या विभिन्न आयु वर्ग में इसके कारण फर्क होंगे? बिल्कुल, जैसे डॉक्टर सुहासिनी ने कहा कि बच्चों में जो पैदाइश के दौरान जो ट्रॉमा होता है, जैसे बर्थ हाइपोक्सिया या पैदा होने के बाद बच्चे को इन्फेक्शन होता है, सेप्टिसीमिया या मेनिंजाइटिस या एन्सेफेलाइटिस, तो बच्चों में आमूमन ये कॉमन कॉजेज होते हैं। उसके अलावा जो मिडिल एज में कारण होते हैं, यंग एज में कारण होते हैं, वो हमारी कंट्री में एक मुख्य कारण है न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस, जो टेपवर्म होता है हमारी इंटेस्टाइन्स में, उसके जो सिस होते हैं वो ब्रेन में पहुंच के दौरे उत्पन्न करते हैं। तो मिडिल एज में और यंग एज में ये बहुत कॉमन कारण है। उसके अलावा टीबी ऑफ द ब्रेन, इन्फेक्शंस, कोई भी इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, एन्सेफेलाइटिस, मेनिंजाइटिस, ये सब इस एज में दौरे पैदा कर सकता है। बहुत मुख्य कारण है जो प्रिवेंटेबल है, वो है हेड इंजरी। अक्सर देखा जाता है कि हमारी यूथ बिना हेलमेट स्कूटर चला रही है, और अगर ड्राइवर हेलमेट पहना हुआ है, जो पिलियन पे है उसका सर तो प्यारा ही नहीं होता है, वो बिना हेलमेट घूम और रहा होता है। महिलाएं तो ज्यादातर और एक रूल नया बन रहा है कि महिलाओं को पहनने की जरूरत ही नहीं है। तो ये जो है, जो हेड इंजरी होती है इन कारणों से, गिरने से, ज्यादातर मोटरसाइकिल, 2 व्हीलर्स में होती है। एंड हेड इंजरी एक बहुत मुख्य कारण है हमारे देश में। तो ये मेन है मिडिल एज के कारण। उसके अलावा ब्रेन में अगर डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, जिनको हम कॉर्टिकल डिस्प्लेसियाज, या फिर ब्रेन में सिकुड़न आ जाती है कोई भी कारण से, जैसे खून की जो ब्लॉकेज हो जाए, जिसको हम इन्फाक्शन बोलते हैं, तो उससे भी दौरा पड़ सकता है, या फिर ग्लायोसिस हो जाए किसी कारण से, या फिर एक हिपोकैम्पस नाम की जगह होती है जो बहुत ही मुख्य जगह होती है मेमोरी के लिए, उसकी सिकुड़न आ जाए, जिसको हम मीजियल टेम्पोरल स्क्लेरोसिस बोलते हैं, उससे भी बहुत दौरे पड़ते हैं। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों में कारण होते हैं जो इंसेफेलोपैथीज के रेंज में जाते हैं। जेनेटिक कारण होते हैं, ये कम है पर होते हैं। ओल्ड एज में स्ट्रोक होने के कारण, ट्यूमर होने के कारण, या बिना कोई कारण भी दौरे पड़ सकते हैं। कई बार मरीज आके पूछते हैं, जी MRI तो नॉर्मल है, तो क्यों दौरे पड़ रहे हैं? तो कभी कभी अंदरूनी जो एनाटॉमिकल डिफेक्ट है वो नहीं होता है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे और केमिकल लेवल पे डिफेक्ट होने के कारण भी दौरे पड़ सकते हैं। जी। तो बात इस वक्त थोड़ी सी जटिल हो चली है कि कई बार कारण पता भी चलता है और कुछ मामलों में पता नहीं भी चलता, लेकिन ऐसे में प्रश्न पूछना बड़ा जरूरी होता है। और दिल्ली से पूजा जी हैं टेलीफोन लाइन पर, जो प्रश्न पूछना चाहती हैं विशेषज्ञों से। आपका स्वागत और पूछें प्रश्न। जी नमस्कार। नमस्ते जी। हाँ जी मेरे को मतलब जब मैं 13 साल की थी ना, जी। तब से मतलब मिर्गी की बीमारी थी। अच्छा। ठीक है, दवा में ले रही हूँ, लेकिन अब मतलब मेरी उम्र 35 की हुई है, लेकिन मैं मतलब अब मतलब 7 साल से मेरे को दौरा नहीं पड़ा। अच्छा। 7 साल से। तो मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहती हूँ कि अब ये दवाई बंद हो सकती है और मिर्गी पूर्णतः सही हो सकता है? अभी भी आप दवाई खा रही हैं? हाँ जी, वो तो खा रही हूँ। अच्छा, डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी। और दूसरा प्रश्न भी है मेरा। जी बताएं। हाँ जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो OCD बीमारी होती है, इसकी दवाइयाँ होती हैं, जी। तो कहते हैं कि उनसे दौरा पड़ जाता है, तो क्या ये सत्य है? ये OCD के बारे में पूछ रहे हैं कि अगर OCD की दवाइयाँ खाएं तो उससे भी दौरा पड़ जाता है? OCD या OCP? OCD ऑब्सेसिव कंपल्शन। जी जी जी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। जी जी बिल्कुल। तो जी बताएं, आप कुछ और पूछ रहे हैं? हाँ जी, एक यही पूछ रही हूँ, वैसे ये भी पूछ रही हूँ कि OCD का इलाज मतलब दवाइयों से हो सकता है या सर्जरी वगैरह से हो सकता है? ये 3 प्रश्न है मेरे पास। बिल्कुल। अच्छा, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। जो टीनेज में जो मिर्गी उत्पन्न होती है, उसमें बहुत प्रकार की मिर्गियां होती हैं। आपका अराउंड 13 इयर्स मिर्गी उत्पन्न हुई है, तो इनमें कई मिर्गी होती हैं जिनको हम जनरलाइज्ड मानते हैं, या जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी नाम की एक मिर्गी होती है। अब डिपेंडिंग ऑन कारण, किस कारण से आपको मिर्गी पड़ी है, उसी के अनुसार दवाई चलती है। मान लो जनरलाइज्ड एपिलेप्सीज में JME की तरफ मिर्गी है, तो उसमें हम दवाई लंबी चलाते हैं। तो ये जानना जरूरी है
कि आपकी मिर्गी का कारण क्या है। हर मिर्गी सेम नहीं होती है, सब मरीज एक नहीं होते हैं, इसीलिए आपकी मिर्गी का कारण जानना जरूरी है बिफोर एडवाइस दी जाए कि दवाई बंद हो सकती है या नहीं। दूसरा, आपका जो प्रश्न था ओसीडी के ऊपर, अब ओसीडी अगर है मिर्गी के साथ तो कई दवाइयां जो ओसीडी में यूज होती हैं वो मिर्गी को बढ़ा सकती हैं, और जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं वो ज्यादातर जानते हैं कि कौन सी दवाई नहीं प्रिस्क्राइब होनी चाहिए मिर्गी के मरीज को। इसके अलावा कई मिर्गी की दवाइयां हैं जो ओसीडी में बेनिफिशियल होती हैं, तो ओसीडी और मिर्गी की मिली हुई दवाइयां भी होती हैं जो दोनों में यूजफुल रहे। तो जरूरी है कि सही साइकियाट्रिस्ट और सही न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाके इन दोनों कॉम्बिनेशन बीमारियों का इलाज लिया जाए। जी डॉक्टर शरद चंद्रा, आपसे जो दौरों की बात चल रही थी, इस पर ज़रा मैं ये बात जानना चाहूँगा। अमूमन होता ये है कि किसी को भी दौरा पड़ता है, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो तब तक दौरा ख़त्म हो चुका होता है। ये जानना किसी के लिए भी बड़ा मुश्किल होता है ये दौरा मिर्गी का था या यूं ही कोई दौरा था। ज़रा बताएंगे इस बारे में। जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि जो आम पब्लिक है वो दौरे को बहुत सारी चीज़ों से कंफ्यूज करता है, और बहुत सारे ऐसे भी दौरे हैं जो सूडो सीजर्स होते हैं या साइकोजेनिक सीजर्स होते हैं, जहाँ पे करीबन बच्चे या इवन एडल्ट्स एक अटेंशन सीकिंग बिहेवियर के लिए दौरे जैसे वो एक्शन करते हैं। तो हम लोग पेशेंट्स को ये एडवाइस देते हैं कि अगर दौरा पड़ता है तो आजकल मोबाइल तो सबके पास होता है, मोबाइल कैमरा सबके पास होता है, हम उनको ये बोलते हैं कि आप एक बार रिकॉर्ड करके हमें दिखा दीजिए, क्योंकि वो एक बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन डॉक्टर को पाई जाती है, जिसमें से डॉक्टर देख सकता है कि कुछ सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इमीडिएटली डॉक्टर उसको पिकअप कर सकता है, जिससे पता लग सकता है कि ये हाँ ये मिर्गी है या और कुछ नहीं है। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशंस भी हैं, जैसे ईईजी हैं, जब एडमिट करते हैं हम एक ईईजी करते हैं, बेसलाइन ईईजी, अगर उसमें हमें अबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी दिखती है तो हमें मिर्गी की डायग्नोसिस हो सकती है। अगर इसके बाद भी हमें कुछ डाउट लग रहा है तो एक और इन्वेस्टिगेशन है जो डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी भी बता सकते हैं, इसको हम वीडियो ईईजी बोलते हैं, जहाँ पे एक वीडियो कैमरा होता है और ईईजी ट्रेसिंग भी होती है। तो इसको हम वीडियो ईईजी लैब में करीबन 3 to 7 डेज तक मॉनिटर करते हैं और उसके साथ हम कोरिलेट करके बता सकते हैं कि ये सचमुच में मिर्गी है कि नहीं। बट अक्सर 80% ऑफ केसेस में हम जब क्लिनिकल हिस्ट्री लेते हैं, अच्छी तरह पूछताछ करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि ये मिर्गी है कि नहीं है। जी डॉक्टर सुवासिनी, बच्चों की अगर बात करें, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे अगर बच्चे हैं तो बोल नहीं सकते और किस तरह से उनको दौरा पड़ रहा है शायद पेरेंट्स को समझ नहीं आता, कौन से वो साइंस आप बताना चाहेंगे जब दौरा पड़ता है तो क्या होता है उस समय, और अगर बच्चे को दौरा पड़ रहा है तो जो आसपास के लोग हैं वो क्या करें? बच्चों में कई प्रकार के दौरे पड़ते हैं और कई बारी पेरेंट्स नहीं रिकग्नाइज कर पाते कि ये दौरे हैं, इस चक्कर में उनका इलाज काफ़ी लेट हो जाता है। तो ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि किस किस क्या क्या ऐसे लक्षण होते हैं जो दौरे हो सकते हैं। जो बड़े वाले दौरे हैं वो तो हमने वीडियो में देख ही लिया, पर कुछ ऐसे दौरे हैं जिसमें बच्चा बस थोड़ी देर के लिए गुम सा हो जाता है, लॉस्ट लगता है फॉर अ few minutes, about 2-3 minutes, that's it, और मे बी जस्ट अ फ्यू सेकेंड्स, एंड उस टाइम पे इस तरह के एपिसोड्स कई बारी दिन भर चलते रहते हैं। तो लेकिन आंखें खुली रहेंगी उसकी? हाँ, आंखें खुली रह सकते हैं, बस हो सकता है थोड़ी सी ब्लिंकिंग हो। अच्छा। और बच्चा उस वक्त बैठा रहेगा, एंड ये ऑफन डे ड्रीमिंग के साथ कंफ्यूज हो जाते हैं, तो टीचर कहती है कि बच्चा ध्यान नहीं दे रहा स्कूल में जी। इस तरह, और इन तरह के दौरों को एब्सेंट सीजर्स कहते हैं। तो ये बहुत ही एक कॉमन टाइप ऑफ सीजर है स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में। छोटे बच्चों में जो इन्फेंट्स हैं उनमें एक तरह का दौरा है इन्फेंटाइल स्पैज़म जिसे कहते हैं, जिसमें बच्चा 4 से 8 महीने की उम्र में यूजुअली होता है कि बच्चा नींद से उठने के बाद चौंकता है, इस तरह से वो आगे की तरफ इस तरह चौंकता है। एंड ये भी दौरे, ये काफ़ी ख़राब तरह के दौरे हैं जिनका अगर ट्रीटमेंट डिले हो जाए तो बच्चे के दिमागी विकास में और दिक्कत होगी, तो इनको पिकअप करना बड़ा जल्दी है। और हमारे देश में 6 महीना और 1 साल का डिले हो जाता है दौरों की शुरुआत होने के बाद भी, क्योंकि केवल पेरेंट्स ही नहीं, डॉक्टर्स भी इनको दौरों की तरह रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। अच्छा, ये जो आपने ऐसी बात कही, बच्चों की आप बात करें, डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी, बड़ों में भी ऐसा देखा जाता है, सो रहे हैं तो एक सोते सोते झटका सा लगा और आंख खुल गई, क्या ये भी किसी तरह की कोई चीज? ये जो सोते सोते झटका पड़ता है इसको हम हिप्निक जग बोलते हैं। अच्छा। और ये दौरा नहीं होता है, ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमिनन होती है स्लीप की। पर अगर यही चौंका देने वाले जर्क्स सुबह सुबह उठने के बाद हो रहे हैं, होश के स्टेट में हो रहे हैं, जैसे अवेक स्टेट में हो रहे हैं, तो इनको हम मायोक्लोनिक जर्क्स बोलते हैं। और ये एक प्रकार के दौरे की संभावना को ऊपर करते हैं। और अकेले ये मायोक्लोनिक जर्क्स भी एक दौरे का टाइप हो सकता है, पर उसमें अवेक स्टेट में होना इनको जरूरी है। जी, इस चर्चा को जारी रखेंगे। फिलहाल
अमित जैन जी हैं हमारे साथ दिल्ली से फोन लाइन पर। अमित जी, आपका स्वागत टोटल हेल्थ में। सवाल पूछें। मैडम, मुझे 17 साल से दौरे पड़ते हैं। जी मैडम, मैं जानना चाहता हूँ कि ये किस वजह से, क्योंकि मैंने सारे ट्रीटमेंट कराए हैं, वो सब ओके निकले हैं। आपकी उम्र कितनी है अमित जी? मैडम, मेरी इस टाइम उम्र 30 साल है। जी और मुझे मंत्री। 22 जी हेलो जी। मुझे 22 साल से दौरे पड़ते हैं। हम्म। मैडम, मुझे 17 साल से दौरे पड़ते हैं, लेकिन मेरे सारे ट्रीटमेंट ओके हैं। जी लेकिन मुझे पता नहीं लग रहा किस वजह से। मेरे एक्सीडेंट हुए हैं, लेकिन मैंने हमेशा सेफ्टी के साथ ड्राइविंग की है। एक्सीडेंट हो चुका है आपका? एक्सीडेंट मेरे काफी हुए हैं। अच्छा, डॉक्टर ने कहा कि दौरे की वजह से एक्सीडेंट हुए हैं। डॉक्टर मंत्री, क्योंकि- आप इनसे कुछ और पूछना चाहेंगी? हाँ, आपका प्रश्न है कि आपको अभी भी दौरे पड़ रहे हैं। और इनको नहीं पता कि कारण क्या है। अच्छा, ऐसा है कि ये तो जानना मुश्किल है। आपकी हिस्ट्री पूरी डिटेल्स में लेनी पड़ेगी कि पहले आपके एक्सीडेंट्स आए या पहले आपके दौरे आए। तो बहुत डिटेल हिस्ट्री लेना जरूरी है। जो आपके केयर गिवर हैं, जो आपके बारे में सब जानते हैं और आई विटनेस रहे हैं आपके इन एक्सीडेंट्स के या फिर दौरों के, उनके साथ डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी है। अक्सर होता है कि एक्सीडेंट के बाद 1 या 2 साल बाद पोस्ट ट्रॉमेटिक एपिलेप्सी उत्पन्न हो सकती है। पर अगर आपको पता ही नहीं है आपको मिर्गी है और आप कार चला रहे हैं, तो आप अगर कंफ्यूज हो जाते हैं दौरे में या फिर एब्सेंट हो जाते हैं दौरे में, तो भी आप एक्सीडेंट्स कर सकते हैं। स्कूटर से गिर सकते हैं, चोट लग सकती है, कार का एक्सीडेंट हो सकता है। तो दौरों की वजह से भी एक्सीडेंट हो सकते हैं और इसीलिए जरूरी है कि हम अपने पब्लिक को समझाएं, जिनको भी दौरों की बीमारी है और वो एक्टिव है, मतलब 1 साल के अंदर अंदर दौरे पड़ रहे हैं। एक्टिव मिर्गी वो होती है मतलब 1 साल में वो दौरे पड़ते जा रहे हैं। इनएक्टिव होती है जिसमें 3 या 5 साल मिर्गी नहीं पड़ी है, पहले थी अब नहीं है। तो अगर एक्टिव एपिलेप्सी है तो नोबडी शुड बी ड्राइविंग, कोई भी ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो अपने लिए भी घातक हो सकती है और दूसरों के लिए भी घातक हो सकती है। तो ड्राइविंग मिर्गी के साथ करना, ये और वो भी एक्टिव मिर्गी के साथ, ये सही नहीं है जी। उसके अलावा जो है आपका क्या कारण है, मिर्गी की वजह से आप गिर रहे हैं या फिर आपको और कोई प्रकार की मिर्गी है, उसके लिए आपको सही न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाके जांच करानी पड़ेगी। जी, तो महत्वपूर्ण बात अब ये आ गई है कि अगर ऐसी कोई भी बात है या अवस्था है तो उसके लिए विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए। हमने मिर्गी पर अभी कुछ बातें तो समझ ली हैं, अभी बहुत ज़रूरी है जानना कि अगर मिर्गी हो तो उसकी जांच कैसे की जाती है और इलाज उसका कैसे किया जाता है। ये तमाम बातें करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैं तो सीधी सीधी बात करने वाला आदमी हूँ कि जिस जगह पे सत्य है वहाँ खुदा है, जिस जगह पे अहिंसा है वहाँ ईश्वर है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। आज एपिलेप्सी यानी मिर्गी पर हो रही है चर्चा विशेषज्ञों के साथ। मिर्गी के इलाज के बारे में ये कहा जाता है कि दवाइयाँ तो असरकारक हैं ही, लेकिन सर्जरी यानी शल्य चिकित्सा का जो उसमें योगदान हो सकता है वो काफ़ी अधिक है। क्या हो सकता है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। न्यूरोसर्जरी, जिसका नाम सुनते ही आमतौर पर रोगी और उसके परिवार के सदस्यों के मन में प्रश्न चिन्ह लग जाता है। कई सवाल उमड़ने लगते हैं। सर्जरी में कितनी गंभीर स्थिति उत्पन्न हो सकती है? सर्जरी सफल होगी या नहीं? क्या रोगी की स्थिति में सुधार होगा? सर्जरी के बाद रोगी में गंभीर समस्याएं तो उत्पन्न नहीं हो जाएंगी? ऐसे न जाने कितनी ही बातें जहन में आ जाती हैं। यहाँ तक कि रोगी और उसका परिवार सर्जरी करवाने से हिचकिचाने लगते हैं। रोगी के पास कोई विकल्प न होने पर ही सर्जरी करवाई जाती है। इससे सर्जरी के सफलता की संभावना पर तो असर पड़ता ही है, साथ ही शल्य चिकित्सक का कार्य भी मुश्किल हो जाता है। सच कहा जाए तो न्यूरोसर्जरी मस्तिष्क के रोगों के इलाज में एक सफल कदम है। तंत्रिका तंत्र से जुड़ी समस्याओं के लिए सर्जरी को वरदान कहना गलत नहीं होगा।
मस्तिष्क में होने वाली एक गंभीर बीमारी मिर्गी, जिसके होने पर पहले रोगी का इलाज केवल दवाओं द्वारा ही किया जाता था और दवाओं का असर न होने पर रोगी उसी अवस्था में अपना जीवन व्यतीत करने के लिए विवश हो जाता था। लेकिन अब न्यूरोसर्जरी द्वारा न सिर्फ इस गंभीर बीमारी को ठीक किया जा सकता है, बल्कि रोगी को होने वाली समस्याओं को दूर कर उसकी जिंदगी में भी सुधार किया जा सकता है। लेकिन सफल सर्जरी के लिए आवश्यक है कि कोई भी समस्या उत्पन्न होने पर जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाएं और डॉक्टर द्वारा न्यूरोसर्जरी के लिए कहने पर सर्जरी करवाने में विलंब न किया जाए। टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज। और मिर्गी के किन रोगियों पर की जा सकती है शल्य चिकित्सा, उस पर करेंगे चर्चा। उससे पहले लखनऊ से सुनीता जी हैं टेलीफोन लाइन पर। सुनीता जी, आपका बहुत स्वागत, पूछें सवाल। जी सर, मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरा 9 साल की उम्र से मेरे बच्चे की आंख कभी कभी चमकती थी जी। तो उसमें उसको रात में 9 साल की उम्र में रात को उसको 12 बजे उसको एक सीट पड़ा, जिसमें वो उसके हाथ पैर ऐसे और मुंह से झाग आया। तो मैं तुरंत जो था बीएचयू की इमरजेंसी, तब मैं वाराणसी में रहती थी, मैंने उसको बीएचयू की इमरजेंसी में तुरंत दिखाया। अच्छा। उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ, EEG वगैरह हुआ, तो उन्होंने डेप्टाल 200 उसको बीडी चला दी। अच्छा। इसके बाद से उसको 3 साल के दौरान में 2 साल तक तो ठीक रहा, 3 साल के दौरान में उसको एक बार कॉलेज में पढ़ रहा था, स्कूल में, तब उसको हल्का सा आया, फिर मैंने उसको बीएचयू में दिखाया। तब से उसको 4 साल से उसका उन्होंने 300 बीडी कर दी थी। इसको डोज लेने के बाद में उसको 4 साल से अब ठीक नहीं आ रहा है। 4 साल से नहीं आ रहा? हाँ, तो मैं ये जानना चाहती हूँ अभी उम्र कितनी हो गई? 13 साल के करीब? नहीं, अब उसकी उम्र इस समय 20 साल है। 20 साल है। 4 साल से इसको दौरा नहीं पड़ा है, आपने बताया। और 9 साल में पहली बार आपको ऐसा लगा था? हाँ, आया था उसको 3 साल बाद एक बार। ठीक है, तो अब क्या जानना चाहती हैं आप? मैं ये जानना चाहती हूँ क्या उसकी दवा बंद की जा सकती है या डोज कुछ घटाई बढ़ाई जाए, या फिर मैं EEG वगैरह करवा के उसकी जानकारी लूँ, क्योंकि बचपन में भी उसको जो है पेनिडोस की क्लास लगा था, उसको उसमें गले में हो गया था, तो उसको ब्रेन फीवर नहीं, उसको हाई फीवर हुआ था 107। ठीक है सुनीता जी, आपका प्रश्न सुन लिया है विशेषज्ञों ने। पहले डॉक्टर सुवासिनी आपके प्रश्न का उत्तर दे रही हैं। जी बताइए सुवासिनी जी। अगर आपके बच्चे को पहले बुखार वाले दौरे पड़ते थे, तो बुखार वाले दौरों का नॉर्मली दौरे वाली दवाई की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि बुखार वाले दौरे बहुत ही आम बीमारी है बच्चों में। 100 में से 5 बच्चों को हो जाते हैं 6 महीने से 5 साल की उम्र में, और 5 साल तक वो रह सकते हैं। उसमें कोई घबराने की बात नहीं होती। उसमें आगे चल के अगर सिंपल दौरे हों, जिसमें अगर बहुत ही कम देर तक हों और बच्चा दोनों तरफ के हाथ पैर चलाए उस टाइम पे, और 24 घंटे के अंदर अंदर एक ही दौरा पड़ता है, तो उसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं होती। इन बच्चों को आगे चल के मिर्गी का या दिमागी कमजोरी का खतरा नहीं होता। लेकिन कई बारी बुखार वाले दौरे थोड़े से खतरनाक हो सकते हैं। अगर बुखार वाले दौरे लंबे चलें बचपन में, और कई बारी लंबे बुखार वाले दौरे चलते रहें, तो इन बच्चों को मिर्गी का खतरा हो सकता है। और बात हुई थी, डॉक्टर मंत्री ने बताया था हिप्पोकैम्पस के बारे में। कई बारी देखा गया है जो मीजल टेम्पोरल स्क्लेरोसिस, जो बहुत आम कॉज है मिर्गी का बड़ों में, उसमें देखा गया कि जिन बच्चों को लंबे बुखार वाले दौरे पड़े हैं बचपन में, उनको आगे चल के ये वाली बीमारी हो सकती है। तो हो सकता है कि आपके बच्चे को ऐसी कोई दिक्कत रही हो, क्योंकि जैसे आप कंप्लेंट्स बता रही हैं कि इसको बचपन में बुखार वाले दौरे पड़ते थे और अब ऐसे वाले दौरे पड़े हैं बिना बुखार वाले, और उसको मेमोरी की भी दिक्कत आ गई है। तो अगर लेकिन 4 साल से बच्चा ठीक है बिना दौरों के, तो कोशिश करी जा सकती है दौरे की दवाई कम करके देखने की, लेकिन EEG देखना पड़ेगा और आपका MRI भी देखना पड़ेगा। उसको देखे बगैर तो नहीं। और विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार ही करें डॉक्टर त्रिपाठी? बिल्कुल, दवाई जो बंद होती है वो कभी मरीज को अपने आप बंद नहीं करनी चाहिए और एकाएक बंद नहीं करनी चाहिए। मिर्गी, जैसे मैंने बोला, एक बीमारी नहीं है। मिर्गी एक अम्ब्रेला टर्म है, उसके बहुत सारे कारण होते हैं। तो किस कारण से आपके बच्चे को मिर्गी पड़ी है ये जानना जरूरी है, और दवाई बंद करने के पहले न्यूरोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट या एडल्ट न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा के उसका कारण EEG वगैरह जान के, रिस्क होता है, एक परसेंटेज हम निकालते हैं कि अगर MRI नॉर्मल है तो रिस्क कितना हुआ दवाई बंद करने के बाद दौरा पड़ने का। अगर MRI नॉर्मल नहीं है तो रिस्क बढ़ जाता है, EEG नॉर्मल नहीं है तो रिस्क बढ़ जाता है। फिर हम मरीज को चॉइस देते हैं कि आप बंद करना चाहेंगे या हल्की दवाई लेके थोड़ी और दिन और साल गुजारना चाहेंगे। तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द कॉज ऑफ एपिलेप्सी इन द चाइल्ड। जी डॉक्टर शरद चंद्रा, जो बात आ रही घूम फिर कर, हमने अक्सर देखा है लोग
इस तरह की बात जब भी लंबे अरसे तक अगर दवाई खानी पड़े तो बहुत लोगों को तकलीफ होती है, तो उसमें रहते हैं कि डॉक्टर साहब ये दवाई बंद कर दें, क्या ये कम हो सकती है? तो फिर क्या मतलब बात आप जैसे सर्जन की आ जाती है कि सर्जरी एक ऐसा विकल्प है कि इलाज भी अच्छा हो जाएगा और दवाइयाँ भी बंद हो जाएंगी, क्या कहना चाहेंगे आप? जी आपने ठीक बात बताई है। जो आप टर्म बोल रहे हैं इसको हम इंट्रैक्टेबल एपिलेप्सी बोलते हैं, और ये इंट्रैक्टेबल एपिलेप्सी बहुत ही पहले से ही हम जान सकते हैं कि जो पेशेंट्स है जो इंट्रैक्टेबल एपिलेप्सी डेवलप करेंगे। अभी हमारे पास मिर्गी के अभी ये तो मानते हैं कि 75% ऑफ मिर्गी आराम से दौरे से ट्रीट हो सकती है, लेकिन करीबन 25% ऐसा है जो आप जितना भी दवाई दे दे वो ट्रीट नहीं हो सकती। और अभी साइंटिफिक स्टडीज़ ने ये क्लियरली दिखा दिया, हमारे पास मार्केट में 20 मेडिसिन है, 20 to 25 मेडिसिन है। आप जो भी मेडिसिन सेलेक्ट कर लीजिए, अगर 2 मेडिसिन से कंट्रोल नहीं होता है, द चांस ऑफ दिस बीइंग कंट्रोल बाय थर्ड मेडिसिन इज लेस देन 5%। तो इसका मतलब है मोर देन 3 मेडिसिन कभी भी देने में कोई मीनिंग नहीं है। और अक्सर फिजिशियंस ये अक्सर ये करते हैं कि वो एक मेडिसिन के बाद एक मेडिसिन चेंज ओवर करते रहते हैं। जब भी एक न्यू मेडिसिन स्टार्ट करते हैं इंट्रैक्टेबल एपिलेप्सी के लिए, कुछ दिनों के लिए एपिलेप्सी कंट्रोल हो जाता है और दोबारा उनकी एपिलेप्सी शुरू हो जाती है। तो इंट्रैक्टेबल एपिलेप्सी के लिए ऑल द इंट्रैक्टेबल एपिलेप्सीज शुड बी वर्कड अप फॉर अ पॉसिबल कॉज फॉर सर्जरी। अगर आप देखें हमारे देश में 1 करोड़ जनता है जिनको एपिलेप्सी है, करीबन 25 लाख ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको सर्जरी के द्वारा फायदा हो सकता है, और ये बहुत ही बड़ी नंबर है कंसिडरिंग दैट एट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट यू हैव डन अबाउट 800 केसेस एंड रेस्ट ऑफ द कंट्री अबाउट 1000 to 1500 केसेस। तो अभी हमारे बहुत सारे सेंटर्स की ज़रूरत है, बहुत सारे एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है जहाँ हम ये सर्जरी कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न आपने ये बोला है कि सर्जरी क्यों करना चाहिए। जी, अक्सर पेशेंट्स ये बोलते रहते हैं, पेशेंट्स के रिलेटिव्स बोलते रहते हैं, मेरे बच्चे को तो महीने में 2 बार मिर्गी पड़ता रहता है, दवाई लेता रहूँगा उसमें क्या फ़र्क है। सर्जरी करने के लिए 2 कारण है, 2 मुख्य कारण है। नंबर 1, जब भी मिर्गी पड़ती है हमें समझना चाहिए कि हमारे ब्रेन में कुछ न्यूरॉन्स हैं या कुछ कोशिकाएं हैं जो परमानेंटली डैमेज हो जाती हैं, बिकॉज ये एक इलेक्ट्रिकल ब्रेक थ्रू है, एक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है, और इसमें परमानेंटली कुछ सर्किट्स ख़त्म हो जाती हैं और ये सालों भर पड़ता रहता है। तो इसको एक एपिलेप्टिक एन्केफेलोपैथी बोलते हैं, जहाँ पे मरीज को इंटेलिजेंस कम हो जाता है, मेमोरी कम हो जाता है और वो एक्टिवली सोशल एक्टिविटीज़ ऑफ सोशल लिविंग बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो एपिलेप्टिक एन्केफेलोपैथी एक मेजर रीज़न है जिसके वजह से हमें दौरे ख़त्म करना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा कारण यह है कि मिर्गी आदमी को ख़त्म कर सकता है, आदमी को मार सकता है। ये जो परसेंटेज है, जितने भी दौरे पड़े, महीने में 1 बार दौरे पड़े, 6 महीने में 1 बार दौरे पड़े, लेकिन उसमें एक रिस्क ऑफ लाइफ होती है, और साइंटिफिक स्टडीज़ ने ये दिखाया कि ये रिस्क ऑफ लाइफ 0.5% है, लेकिन क्यूमुलेटिव है, मतलब हर साल जुड़ते जाता है। इसका मतलब है अगर मरीज को 10 साल से दौरे पड़ रहे हैं तो उसका 5% रिस्क है कि वो मिर्गी के दौरे की वजह से मर सकता है। डॉक्टर चंद्रा, ये जो आप कह रहे हैं कि आईक्यू लेवल कम हो जाता है, क्या एक बार अगर सर्जरी कर दी जाए तो ये जो रिवर्सल हो सकता है इस डैमेज का? जी, आपको ये समझना चाहिए कि जब हम सर्जरी करते हैं तो हम मिर्गी बंद करने के लिए करते हैं, चाहे हम एक छोटा सा एक टुकड़ा निकाल दे ब्रेन से जिसके वजह से मिर्गी उत्पन्न होती है। जैसे ही मिर्गी बंद हो जाता है तो उसकी डेवलपमेंट उस स्टेज से शुरू होकर फिर आगे बढ़ने लगती है। तो इससे बहुत सारी चीज़ें रिवर्स हो सकती है, लेकिन डिपेंड करता है किस स्टेज में हम ट्रीट कर रहे हैं। अगर मान लीजिए मरीज को 20 साल से मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं, उस स्टेज में उसको कंट्रोल हुआ तो ऑलरेडी बहुत सारा डैमेज कंट्रोल हो गया। अगर मान लीजिए हमने इंट्रैक्टेबल एपिलेप्सी बहुत अर्ली आइडेंटिफाई किया, हमने बोला कि ये ऐसी दौरा है जो दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो सकती, इसको हमें सर्जरी करना चाहिए, जैसे कि MRI में कुछ फाइंडिंग निकला है, EEG में कुछ फाइंडिंग निकला है, और इसको हम बहुत ही जल्दी सर्जरी कर देंगे तो वो बहुत पहले से ही कंट्रोल हो सकता है। लेकिन डॉक्टर चंद्रा, ये सर्जरी के बेनिफिट्स तो हम जान रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जो डरते हैं और ये सोचते हैं कि सर्जरी के बाद, सर्जरी की वजह से तो कोई समस्या जी, आपने जो वीडियो दिखाया उसको देख के लोग और भी डरेंगे क्योंकि देखने में, लेकिन मैं इतना बोल सकता हूँ आफ्टर अ पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ 700 केसेस एंड ऑफ ऑल द केसेस डन वर्ल्ड ओवर, जो रिस्क ऑफ सर्जरी है इट इज़ लेस देन 1%. वी हैव नॉट लॉस्ट अ सिंगल पेशेंट and we have seen number of centers where they have also not lost any patients. and अगर आप देखें जो सर्जरी का रिस्क, मिर्गी की जो रिस्क है, मान लीजिए एक मरीज आया जिसको 10 साल से मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं, उसका चांस ऑफ डेथ इज अबाउट 5%. अगर वो सर्जरी, इफ यू अंडरटेक सर्जरी, उसका रिस्क ऑफ सर्जरी फॉर लाइफ डूइंग सर्जरी लेस देन 1%. तो अगर आप रिस्क बेनिफिट एनालिसिस करें तो कहीं ज़्यादा है, एंड द बेनिफिट्स ऑफ सर्जरी इज ह्यूज. 70% of them, 70 to 80%, in some cases 100% can be controlled. Seizures can be totally controlled with surgery.
अगर आप वही दवाई शुरू करें तो उसका चांसेस ऑफ गेटिंग कंट्रोल इज लेस देन 1%। जी, आपने जो संख्या की बात की 25 लाख आपने बताया। डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी, एक बात बताइए, तो 25 लाख को तो वो है जो कि जिनको सर्जरी की आवश्यकता है, लेकिन जैसा डॉक्टर चंद्रा बता रहे हैं सुविधाएं कम हैं, लोग जाते कम हैं वगैरह वगैरह, तो बाकी जो 75 लाख हैं वो क्या कर रहे हैं? जैसे कि डॉक्टर चंद्रा ने बताया कि मोस्टली जो मिर्गी है वो दवाइयों से कंट्रोल हो सकती है, 2 या 3 दवाइयों से। 75% ऑफ मिर्गी के मरीज कंट्रोल हो जाते हैं, 30 to 20% विल रिक्वायर सर्जरी। तो ज़्यादातर हम जो होता है वो इनएक्सपेंसिव अवेलेबल दवाइयों से मिर्गी को नियंत्रण में ला सकते हैं। और हर मरीज की मिर्गी चूंकि अलग होती है, सेम दवाई हर मरीज में नहीं एप्लीकेबल होती है, तो मिर्गी के टाइप और कॉज के तरह से हमको दवाई स्टार्ट करनी पड़ती है। तो मोस्टली जो 75% है वो दवाइयों से कंट्रोल है। अब जो 30% दवाइयों से कंट्रोल नहीं है, 25% जो दवाइयों से कंट्रोल नहीं है, उसमें से भी 50-60% सर्जरी के कैंडिडेट्स हैं और अराउंड 40 to 50% मे नॉट बी सर्जिकल कैंडिडेट्स। मतलब वो हैं बहुत ही खराब ड्रग रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सी कहलाने वाले मरीज। अब इनको बहुत ज्यादा रिहैबिलिटेशन की जरूरत है और ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज की जरूरत है। तो ये स्ट्रैटेजीज भी अवेलेबल हैं, पैलिएटिव सर्जरीज होती हैं, न्यूरो मॉड्यूलेशन सर्जरीज होती हैं, ये सब भी की जाती हैं इनमें। उसके अलावा डाइट्स होती हैं, कीटोजेनिक डाइट और मॉडिफाइड एटकिंस डाइट, ये स्पेशल डाइट्स भी कई बार वर्क करती हैं इन मरीजों। जी, और फिलहाल हमारे साथ रंजीत कुमार जी हैं फोन लाइन पर। रंजीत जी, आपका स्वागत, सवाल पूछिए। हाँ, मेरा क्वेश्चन मैम ये है कि करीब 2.5-3 साल पहले मुझे मतलब कि ऐसा फील हुआ कि चक्कर से आ रहे हैं, है ना जी। तो मैंने एक आध बार तो अवॉइड किया, बट कंटिन्यू ये होने लगा। तो फिर मैं डॉक्टर के पास गया और फिर उनसे पूछा, तो उन्होंने भी थोड़ी मेडिसिन दे के उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन उससे मेडिसिन से जब कंट्रोल नहीं हुआ तो उन्होंने सीटी स्कैन कराया जी। सीटी स्कैन में पता चला कि ये पीछे सिरा में कुछ व्हाइट टाइप का, जब सीटी स्कैन किया ना जी, तो वो कुछ व्हाइट टाइप का कुछ उसमें दिखा। तो उन्होंने मेरे को मेडिसिन रिकमेंड किया, इपिलेक्सी क्रोनो 300 करके जी। तो मुझे अब तक तो खैर नहीं पता था कि दिस इज रिलेटेड टू मिर्गी। अभी मैं आप शो देख रहा हूँ तो मुझे पता चला कि इपिलेक्सी का मतलब मिर्गी होता है। रंजीत जी, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी ये 2-2.5 साल बाद, मतलब जब कंटिन्यू 1.5 साल दवा किया तो एक क्योर हो गया, कि हमारे सीटी स्कैन कराया तो हो गया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ क्या ये दोबारा हो सकता है इस टाइप से? डॉक्टर मंजरी, क्या रंजीत जी, आपकी जो व्हाइट स्पॉट है वो बड़ा नॉन स्पेसिफिक है, क्योंकि सीटी स्कैन में व्हाइट स्पॉट दिखना बहुत सारे कारणों से हो सकता है। और व्हाइट स्पॉट अमूमन हमारी कंट्री में कैल्सिफिक लीजन की वजह से होता है, जो डेड न्यूरोसिस्टिसकोसिस की वजह से होता है। अगर वो कारण है तो जरूरी है, अगर आप 2 साल बिना दौरे के रहे, आपका सीटी रिपीट किया जाए और ईईजी किया जाए। अगर दोनों नॉर्मल आ रहे हैं, प्रोवाइडेड वो कारण हो, तो चांस लिया जा सकता है कि आपकी दवाई धीरे धीरे करके विड्रॉ की जाए। तो ये तो जरूरी है कि पहले तो आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाके उनको बताएं कि 2 साल से आपको दौरे नहीं पड़े हैं, और उसके बाद आगे समाधान। जी, दूसरा इन्होंने एक और शब्द का इस्तेमाल किया था, कह रहे थे कि क्योर हो गया है इनका। तो ये थोड़ा सा चिंता में डालने वाली बात होती है। आप स्वयं से ना जाने कि वो क्योर हो गया है कि नहीं हो गया, विशेषज्ञ के पास जाएं, ये कहना है डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी का। और जब बात आती है, जो डॉक्टर शरद चंद्रा बता रहे थे कि सर्जरी यानी शल्य चिकित्सा के क्या लाभ होते हैं, वो समझने के लिए हमारे पास एक केस स्टडी यानी एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिनको शल्य चिकित्सा के बाद क्या लाभ हुआ और वो क्या कर रही हैं, आइए देखते हैं। रुचि चावला 32 साल की हैं। रुचि को बचपन से ही दौरों की समस्या उत्पन्न हो गई। वो समय समय पर शरीर में झटके महसूस करती थी, पर किसी को समझाना उनके लिए मुश्किल था। बचपन से मेरे को सीजर्स होते थे, जितनी बैक मेमोरी जाती है, सिंपल पार्शल्स अब पता चले उनको कहते हैं, तो वो बस फीलिंग आती थी और स्पीच रुक जाती थी। देन एज आई गॉट ओल्डर, मैं जर्नलिस्ट बनी, तो मैंने एक फोरम अटेंड किया एपिलेप्सी के बारे में इन ऑनर ऑफ पर्पल डे इन अमेरिका। तो वहाँ पे पता चला कि मेरे को पैम्पलेट्स मिली, मैंने जिनकी प्रेजेंटेशंस देखी उन्होंने सारे डिस्कस किए, तो मेरे को लगा कि शायद मेरे को भी यही होता है, मे बी आई एम नॉट साइकोलॉजिकल, एपिलेप्सी हो सकती है।
तो घर गई तो फैमिली ने तो फटाफट कहा नहीं नहीं तो ठीक है, पर वहीं पे फिर बात ज़्यादा आगे नहीं बढ़ी, मेरा थोड़ा मन में बैठा रहा। देन आई मेड अ ट्रिप टू इंडिया एंड यहाँ पे फिर 1-2 सीजर्स और हुए, तो यहाँ पे MRI करवा ली मैंने, जिस पे लेफ्ट साइड पे स्कार निकल आया। जांच करने पर पता चला कि रुचि को मिर्गी रोग है, जिसके कारण रोजमर्रा के सामान्य कामकाज करने में उन्हें काफी दिक्कत हो रही थी। डॉक्टर ने तुरंत इलाज शुरू कर दिया। दवाइयाँ शुरू हो गई, बट इट वाज अ शॉक एंड एट द सेम टाइम कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा दवाइयों से कि मेरे सीजर्स कंट्रोल हों या बंद हो जाएं, नॉट रियली। 3-4 दवाइयाँ बदलने के बाद थोड़े कंट्रोल हुए कि रात को आते थे, महीने में 2-3, एंड एम्स के थ्रू मेरे को फिर वहाँ पे टेस्ट MRI भी करवाया एंड पता चला कि यस लेफ्ट साइड पे है, एंड शी सेड सर्जरी इज द बेस्ट ऑप्शन। दवाओं से मिर्गी का इलाज करने के बाद भी रुचि की परेशानी कम नहीं हो रही थी। इसी बीच रुचि को किसी परिचित ने एम्स में जाने की सलाह दी। एम्स में जांच के बाद रुचि को सर्जरी करवाने के लिए कहा गया। रुचि ने तुरंत सर्जरी करवाने का फैसला लिया। सीजर में कि जिस तरह इसकी हालत होती थी, मतलब हम देख के डर जाते हैं, वो तो इससे गुजरी हुई है, बट आफ्टर सर्जरी नाउ शी इज़ वेरी हेल्दी एंड आई थिंक वन ऑफ द मैं इसको इसकी हिम्मत और पॉजिटिविटी को क्रेडिट दूंगी कि इट वाज हर स्ट्रॉन्ग विल पावर, जिसके लिए इतनी जल्दी रिकवर कर रही है और इतने अच्छे से बैक टू नॉर्मल, हमारी जैसी नॉर्मल हो गई। पोस्ट सक्सेसफुल सर्जरी मुझे लगा कि मुझे भी अब सबको दिखाना चाहिए, अवेयरनेस देनी चाहिए कि क्या क्या ऑप्शंस हैं। अगर ठीक टाइम पे डायग्नोज करवा लोगे तो कई लोगों को 3 साल में दवाई से फ़र्क पड़ जाता है, स्पेशली चिल्ड्रन। जितने लेट वेट करते रहोगे फिर सर्जरी विल बी ऑप्शन, कईयों को वो भी नहीं ऑप्शन मिलती, तो डोंट बी अफ्रेड। इसलिए मैंने ब्लॉग्स लिखे, NGO शुरू की कि इट्स ओके, अब लड़की हो या लड़का हो शर्माने की बात नहीं है, इट्स एन अननोन डिजीज बट क्यूरेबल। सर्जरी के बाद रुचि बेहद खुश हैं और अपने सामान्य कामकाज कर पा रही हैं। साथ ही रुचि ने फैसला किया कि वो मिर्गी के रोगियों के लिए कार्य करेंगी। I don't remember कि मेरे को सीजर्स कैसे फीलिंग होती थी। I'm very very lucky in that sense. So that's why I want to create awareness to others कि it's okay. The faster आप बताओगे उतनी जल्दी आपका इलाज हो पाएगा, बच्चों हो या बड़े हो, इलाज से काफ़ी ठीक भी हो सकते हो। So take this option. अब रुचि मिर्गी के विषय में जानकारी और जागरूकता लाने के लिए सार्थक प्रयास कर रही हैं। टोटल हेल्थ, DD न्यूज। तो ये था उदाहरण एक व्यक्ति का कि अगर सही तरीके से इलाज किया जाए तो कितना और बेहतर फर्क आ सकता है जिंदगी में। आज हम बात कर रहे हैं एपिलेप्सी यानी मिर्गी के बारे में, और फिलहाल कार्यक्रम में समय हो गया है सेगमेंट हेल्थ पहेली का। आपको बता दें एपिसोड नंबर 426 का सवाल था कि अस्थमा यानी दमा के इलाज के लिए इनमें से कौन सा तरीका उत्तम है। 3 ऑप्शन थे आपके पास, A इंजेक्शंस, B टैबलेट्स या फिर C इनहेलर। सही जवाब है ऑप्शन C, इनहेलर से दवा लेना सबसे उत्तम तरीका है दमा के इलाज का। कौन बने हैं इस पहेली के लकी विजेता ये भी जानेंगे, लेकिन फिलहाल देखते हैं क्या सवाल है आज की हेल्थ पहेली। आपको बताना है कि मिर्गी के इलाज में प्रयोग होने वाली 2 दवाओं का असर न होने पर कितने समय में सर्जरी करवा लेनी चाहिए। ऑप्शन A 2 वर्ष, ऑप्शन B 10 वर्ष या फिर ऑप्शन C 15 वर्ष। आप अपने जवाब हमें 26 मई तक भेज सकते हैं। हमारा पता है टोटल हेल्थ, DD न्यूज, रूम नंबर 228, टावर B, दूरदर्शन भवन, मंडी हाउस, कॉपर्निकस मार्ग, न्यू दिल्ली 110001। आप अपने जवाब हमें ईमेल कर सकते हैं totalhealth@dd.nic.in पर। तो आप भी लिख भेजिए हमें इस पहेली का सही जवाब और शामिल हो जाइए हमारे हेल्थ क्विज कॉन्टेस्ट में। और कौन बने हैं एपिसोड नंबर 426 के लकी विजेता, इसके लिए रिक्वेस्ट करेंगे डॉक्टर त्रिपाठी से, जिनके सामने मौजूद हैं सारी करेक्ट एंट्रीज। डॉक्टर त्रिपाठी, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आज के लकी विनर कौन है। एपिसोड 426 के विजेता हैं डॉक्टर कार्तिकेय पांडे, गाजियाबाद से हैं ये। तो डॉक्टर जी को तो आंसर पता ही होना चाहिए। लखनऊ से हैं ये, और बहुत बहुत बधाई हो डॉक्टर जी। जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर सुहासिनी, ये बताइए, दौरा पड़ने पर, बच्चों में जब दौरा पड़ता है तो माँ बाप को अक्सर समझ में नहीं आता कि ये दौरा है, और अगर हो तो क्या करना चाहिए ऐसी अवस्था में तुरंत। पहली बात तो अगर आपके बच्चे को दौरा पड़ रहा है तो घबराइए नहीं, डू नॉट पैनिक, शांत रहिए और
घड़ी देखिए, टाइम देखिए कि दौरा कितने टाइम से शुरू हुआ। उसके बाद जो है बच्चे के आसपास कोई भी चोट पहुंचाने वाली चीज़ हटा दीजिए, अगर कोई नोकीला सामान है, कुछ है, और नीचे बच्चे को एक सॉफ्ट मैट्रेस पे लेटा दीजिए। और उस टाइम पे अगर बच्चा हिल रहा हो या अकड़ रहा हो तो उसको बंद करने की मत कोशिश कीजिए फिजिकली, दौरा अपने आप ही बंद होगा। एंड मोस्ट दौरे अपने आप 5 मिनट के अंदर अंदर बंद हो जाते हैं। आपको जो अगर बच्चे की कोई टाइट क्लोथिंग है उसको लूज़ कर दीजिए, और उसके बाद जब दौरा ख़त्म हो जाता है तो बच्चे को एक तरफ करवट करके लेटा दीजिएगा, और उसका जो चिन है थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए कि बच्चा आराम से सांस ले सके। उसके बाद आप बच्चे के साथ रहिए जब तक कि बच्चा पूरी तरह से होश में आ जाए। तब तक बच्चे को कुछ खिलाना पिलाना नहीं है, ये बहुत डेंजरस हो सकता है। और एक और चीज़ है कि अगर बच्चे को पहले दौरे पड़ चुके हैं तो कुछ ऐसी दवाइयाँ घर पे रखनी चाहिए जिसको देने से बच्चे का दौरा ख़त्म हो सकता है घर में ही। ये आपके डॉक्टर आपको इसके बारे में सलाह दे सकते हैं। 2 तरह की दवाइयाँ उपलब्ध हैं, एक तो नाक में डालने वाली दवाई है, इंट्रानेजल जो स्प्रेज आते हैं, और दूसरा टट्टे के रास्ते डालने वाली सपोजिटरीज हैं। ये अवेलेबल हैं ड्रग स्टोर्स में, लेकिन आप अपने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से ही ये लीजिएगा और डोज आपके डॉक्टर बताएंगे। अगर दौरा अपने आप 5 मिनट में अंदर अंदर नहीं बंद होता तो ये दवाइयाँ आप घर पे दे सकते हैं कि दौरा बंद हो जाए। जी डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी, अगर प्रेगनेंसी के दौरान किसी को इस तरह का दौरा पड़ता है तो क्या कुछ खास प्रिकॉशंस रखने की ज़रूरत है? ये बहुत ज़रूरी है कि ये जाना जाए कि जिन लड़कियों को मिर्गी है 95% चांस उन लड़कियों को नॉर्मल प्रेगनेंसी होने के चांस होते हैं। तो जो डर बैठा रहता है माँ बाप के मन में कि बच्चे की शादी हो पाएगी या नहीं, अगर शादी हो गई तो बच्चे हो पाएंगे कि नहीं, वो एक गलत धारणा है। 95% में प्रेगनेंसी सेफ होती है। पर ये जरूरी है कि हम प्रेगनेंसी को प्लान करें। हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें प्लान होती हैं। घर में टीवी आनी है तो वो प्लान होता है, फ्रिज आना है उसके लिए लंबा लंबा प्लान होगा, कौन सा आना है, कैसे आना है। पर बच्चे होने हैं और कब होने हैं इसमें कोई प्लानिंग नहीं होती है। इसीलिए ओपिनियन ये होता है कि जैसे ये जो बच्ची है मैरिजेबल एज की आए, जो न्यूरोलॉजिस्ट उनको देख रहे हैं, जरूरी है कि कुछ विटामिन्स इनमें शुरू किए जाएं जिनको हम फोलिक एसिड बोलते हैं। तो इन बच्चियों को जो मैरिजेबल एज की है या शादी हो चुकी है, बिफोर प्रेगनेंसी फोलिक एसिड और दवाइयों की जरूरत होती है। जो दवाइयाँ होती हैं, एडवाइस ये है कि मिनिमम दवाई यूज की जाए। कई बार क्या होता है थोड़ी थोड़ी 3 गोलियां चल रही होती हैं, तो पॉलीथेरेपी प्रेगनेंसी को हार्मफुल होती है। मोनोथेरेपी इन रिड्यूस्ड डोज प्रेगनेंसी को कोई हार्म नहीं पहुंचाती है। तो ये जरूरी है कि बिफोर प्रेगनेंसी प्लान की जाए, और दवाई अगर दौरे कंट्रोल है तो दवाइयों की मात्रा कम की जाए, और उसकी डोज भी अगर कंट्रोल और कम हो सकती है तो कम की जाए। अच्छा, अगर मरीज तब आए जब प्रेग्नेंट हो चुका है, अगर 3 महीने बाद आए तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तब बच्चा बन चुका होता है। जो ऑर्गेनोजेनेसिस होती है वो पहले 5 से 6 हफ्तों में होती है। तो ये जरूरी है कि लड़की बिफोर प्रेगनेंसी, अगर मिर्गी है उसको, तो वो बिफोर प्रेगनेंसी डॉक्टर के पास आए, ताकि हम दवाइयों को एडजस्ट कर सकते हैं, सही दवाइयाँ यूज कर सकते हैं, और बेकार की जो दवाइयाँ चल रही हैं वो बंद कर सकते हैं, ताकि उनकी प्रेगनेंसी 95% सेफ रहे। चूंकि समय कम है, डॉक्टर चंद्रा ये बताइए, जो डॉक्टर त्रिपाठी बात कह रही थी कि लोग सब चीज़ें प्लान करते हैं, शादी भी हो जाएगी लेकिन फिर फैमिली को प्लान नहीं करेंगे उसके बाद। स्टिग्मा, अगर सामाजिक अभिशाप के तौर पे कहा जाए तो मिर्गी को, एपिलेप्सी को देखा जाता है, क्या कहना चाहेंगे, कैसे दूर किया जा सकता है ये हम लोगों के मन से? जी, स्टिग्मा एक बहुत बड़ा कारण है जिसके वजह से हमें ट्रीटमेंट गैप होती है। ट्रीटमेंट गैप का मतलब ये है कि जितने लोगों को मिर्गी है और इन लोगों में जितने लोग ट्रीटमेंट सीख करते हैं, और अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में ये जो ट्रीटमेंट गैप है बहुत ही लंबा है, क्योंकि इसके साथ बहुत सारे मिसकंसेप्शंस जुड़े हैं। लोग सोचते हैं कि ये एक तरह की मेंटल इलनेस है, और लोग ये भी सोचते हैं कि ये कोई भूत प्रेत की वजह से आया हुआ है, और लोग ये भी सोचते हैं कि इसको दवाई से ठीक नहीं हो सकता है, और ये प्रॉपर फिजिशियंस के पास नहीं जाते हैं जो इस फील्ड के एक्सपर्ट हो, तो वो गलत दवाई दे देते हैं तो और भी बढ़ सकता है मिर्गियाँ। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक एक्सपर्ट के पास जाएं जो इस फील्ड को ट्रीट करते हैं, और मैसेज ये है कि 75% केसेस में ये ठीक हो सकता है, और जैसे डॉक्टर मंजरी बता रही थी, ये शादीशुदा हो सकता है, फैमिली भी बन सकता है, और जैसे आपने वीडियो देखा है रुचिका के केस में, एक नॉर्मल लाइफ, अच्छी लाइफ भी जी सकते हैं। डॉक्टर त्रिपाठी, आप जो प्रेगनेंसी की बात कह रही थी, 2 बातें।
एक मैरिज के टाइम पर पेरेंट्स को ये लगता है कि क्या बता दें या नहीं बता दें, और दूसरा जो प्रेगनेंसी की आप बात कर रही थी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो फीमेल्स लेती हैं, क्या कुछ उनको ध्यान रखने की जरूरत है? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। टू डिस्क्लोज और नॉट टू डिस्क्लोज। डिस्क्लोज मतलब शादी के पहले बता दिया जाए कि लड़की को मिर्गी पड़ती थी या पड़ रही है और दवाइयों पे है। जो साइंटिफिक स्टडीज की गई हैं और जो करेक्ट मेथड है, वो हम सारे मरीजों को यही एडवाइस करते हैं कि अगर आप डिस्क्लोज करेंगे तो हो सकता है आपको लड़का मिलने में थोड़ी मुश्किल हो, क्योंकि हमारी सोसाइटी इस हद तक मैच्योर नहीं हुई है कि ये समझे कि ये बीमारी उनके लड़के को भी पड़ सकती है जिससे वो शादी नहीं कर रहे हैं। अगर लड़की से शादी नहीं कर रहे हैं कि उसको मिर्गी है, वो लड़के को भी कभी भी कोई भी बीमारी हो सकती है। तो हमारी सोसाइटी का मैच्योर होना जरूरी है कि बीमारी तो कोई भी इंसान को हो सकती है, और मिर्गी के होते हुए लड़की शादी कर सकती है और बच्चे पैदा कर सकते हैं। अगर आप डिस्क्लोज करके शादी करेंगे तो जो लड़का मिलेगा और जो फैमिली मिलेगी वो समझदार फैमिली मिलेगी और हैप्पी लाइफ रहेगी मैरिज के बाद जी। अगर आप डिस्क्लोज करके नहीं करेंगे तो शादी के बाद आप मिर्गी के बेसिस पे डिवोर्स तो नहीं कर सकते हैं, पर चीटिंग के मामले में डिवोर्स जरूर हो सकता है। इसीलिए मेरी एडवाइस हमेशा लड़कियों और उनके पेरेंट्स के लिए होती है, नंबर 1, लड़की को अपने पैरों पे खड़ा करो। डोंट ट्रीट हर एज एन ऑब्जेक्ट कि बस शादी होके सारा, कई लोगों की ये धारणा होती है शादी हो जाएगी मिर्गी ठीक हो जाएगी। ऐसा नहीं है। पहले अपने बच्चे को अपने पैरों पे खड़ा करिए, उसको अब कुछ काम, कुछ वोकेशन, ब्यूटी पार्लर हो, स्टिचिंग हो, कुछ भी हो जो लड़कियां चाहती हैं वो करें। उसके बाद डिस्क्लोज करके थोड़े सालों में, हो सकता है 1 साल में वरना मिले, 2-3 साल 4 साल के बाद मिले, पर जो मिलेगा वो सही मिलेगा और हैप्पी लाइफ होगी। कई बार इसके बावजूद भी मरीज नहीं डिस्क्लोज करते हैं, वो भी अपनी जगह सही है क्योंकि उनकी सोच वैसी है, पर सोच बदलने के लिए ये बैरियर हमको क्रॉस करना सोच बदलना जरूरी है। और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में बिल्कुल, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स लिए जा सकते हैं और कई दवाइयां आजकल मार्केट में आती हैं जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का लेवल कम नहीं करती हैं, या फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स इनका लेवल, मिर्गी की दवाइयों का लेवल कम नहीं करते हैं। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स फर्स्ट 2 इयर्स में लेना चाहिए ताकि प्रेगनेंसी में थोड़ा गैप आए। जी, चलते चलते बहुत संक्षेप में डॉक्टर सुहासिनी ये बता दें कि जिन बच्चों को एपिलेप्सी की समस्या है उनके माँ बाप को और स्कूल में अवेयरनेस के तौर पे क्या करना चाहिए? अगर किसी के बच्चे का डायग्नोस होता है मिर्गी, तो हम डेफिनेटली रेकमेंड करते हैं कि बच्चे के स्कूल में इन्फॉर्म करें, उनके क्लास टीचर से बात करें कि बच्चे को ऐसी प्रॉब्लम हुई थी, एंड जो हमने उन्हें मेजर्स सिखाए हैं कि अगर दौरा पड़ता है तो क्या करना है, वो स्कूल के टीचर को भी पता होना चाहिए। और वो दवाइयाँ जो हैं, जो नेजल स्प्रे या कुछ, बच्चे के पास भी होना चाहिए, स्कूल नर्स या टीचर के पास भी होना चाहिए। और घबराए नहीं, बच्चा स्कूल आराम से जा सकता है, अपनी पूरी लाइफ जी सकता है इवन विद मिर्गी। जी, धन्यवाद देना चाहेंगे इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर शरद चंद्रा सुहासिनी जी और डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी, आप सभी को। और जैसा हमारे विशेषज्ञों ने बताया है कि इलाज मौजूद है, जरूरत है जानकारी की और इस मिर्गी रोग को सही तरीके से डील करने की। हमने ये भी जाना कि ये कोई मानसिक रोग नहीं है, मस्तिष्क की बीमारी है। ठीक वैसे ही जैसे हमारे शरीर में कोई बीमारी होती है उसका इलाज संभव है, और इलाज शल्य चिकित्सा से भी बहुत अच्छा होता है। तो ज़रूरी है कि हम विशेषज्ञों के पास जाएं, उनसे राय लें और उनके बताए हुए जो भी निर्देश हैं उनका पालन करें। तो अगले सप्ताह जब मैं और किरण लौटेंगे टोटल हेल्थ में, तो हम बात करने जा रहे हैं क्लेफ्ट पैलेट के बारे में, यानी कटे हुए होंठ और तालू के बारे में। ज़रूर देखिएगा अगले सप्ताह टोटल हेल्थ। तब तक के लिए नमस्कार।